नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डीप फेक टेक्नोलॉजी भारत में इलेक्शन के दौरान काफी चर्चा में रही थी और वैसे भी बीच बीच में इससे संबंधित घटनाएं आती रहती हैं। ये एआई का एक दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव इसको कह सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको ये बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि डेनमार्क की जो न्यूज है वो क्या है, और एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डीप फेक टेक्नोलॉजी या फिर इससे रिलेटेड जो जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क होता है वो क्या होता है, ये तकनीकी पक्ष जितना भी है इसका, उसे आज समझने की कोशिश करेंगे। भारत में डीप फेक टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नियम हैं, किन के तहत आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और आने वाले समय में अगर डेनमार्क को फॉलो दुनिया करती है, करना पड़ेगा क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तो फिर आपको अपने चेहरे और आपकी आवाज इन सभी के कॉपीराइट्स का अधिकार भी मिल सकता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए सेशन में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए खबर क्या है, पहले तो इसको समझें कि हाउ डेनमार्क प्लान टू यूज कॉपीराइट लॉ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीप फेक, यानी डीप फेक टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए डेनमार्क ने कॉपीराइट लॉ जो है उसको अब क्या कर रहे हैं, ये बदल रहे हैं, यानी उसको यूज करने की सोच रहे हैं। ठीक है। दूसरा देखिए आप, ये अलग अलग, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर ऐसी तरीके से थी। दूसरा आप यहां पर देखिए, डेनमार्क प्रपोजेज कॉपीराइट लॉज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जो है इन्होंने क्या किया, यहां पर कॉपीराइट लॉ को संशोधन करने की बात कही है। ठीक है। अब देखिए यहां पर कि जो डीपफेक टेक्नोलॉजी है उसमें जो कॉपीराइट की जो बात हो रही है, उसमें बहुत सेंसिटिव मुद्दे जो हैं उनको लेकर ये चर्चा डेनमार्क में हुई है। जैसे कि कई लोगों के असली जो चेहरे होते हैं उसका बिल्कुल सेम टू सेम नकली चेहरा बना दिया जाता है, उसकी आवाज का उपयोग किया जाता है, यानी ऑडियो वीडियो, और उसकी बिल्कुल सेम टू सेम इमेज हो गई। और यहां तक कि उन इमेज का, उस वॉइस का उपयोग करके बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर अश्लील चीजें भी बनाई जाती हैं, पॉर्न वीडियो तक बनाए जा सकते हैं। तो जब इस हद तक इनका दुष्परिणाम सामने आया तो फिर यहां इस देश ने एक भारी भरकम निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यानी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड इन्होंने क्या निर्णय लिया उसको समझना आप। कि इन्होंने कहा कि आपके जो कॉपीराइट्स जो दिए जाते हैं अभी तक, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये कुछ चीजें हैं, इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, जो किसी व्यक्ति विशेष की क्या होती है, संपत्ति होती है, उसके द्वारा जनरेट की जाती है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत अलग अलग प्रकार के राइट्स हम लोगों को दिए जाते हैं ताकि उनका लाभ हम या वो संस्था या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो उठा सके, जिसने उसकी खोज की है, उसको विकसित किया है, रिसर्च की है, वो उसका फायदा उठा सके, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति उसका मिस यूज ना कर सके, इसलिए उनको अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे कि कला है, संगीत है, साहित्य है, इस क्षेत्र में आप सभी अपने कॉपीराइट्स लेते हैं। आपने कोई बुक लिखी है तो कॉपीराइट कर सकते हैं, आपने ऐसा कोई कंटेंट लिखा है यूनिक है तो उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। वैसे ही आप कोई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आप ट्रेडमार्क लेते हैं, आपने कोई लोगो डिजाइन किया है उसका आपने ट्रेडमार्क ले लिया, आपकी कंपनी है उसकी कोई पंच लाइन है, टैग लाइन है, उसका ट्रेडमार्क आप ले लेते हैं। फिर आप पेटेंट भी कराते हैं, आपने कोई नई रिसर्च की है, आविष्कार किया है, खोज की है, तो उसका पेटेंट आपको मिलता है और वर्षों तक उसका फायदा, हर एक की लिमिट अलग अलग होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये कह रहे हैं, डेनमार्क में ये कहा गया कि जो कॉपीराइट अधिनियम है हमारा, जो एक्ट है, हम उसमें संशोधन कर रहे हैं, और कॉपीराइट एक्ट में संशोधन करके हम अब आपके जो चेहरा है, किसी व्यक्ति विशेष का जो चेहरा है वो दुनिया में यूनिक है, दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है। जुड़वा व्यक्तियों की एक अलग कहानी है, लेकिन वो जुड़वा जो होते हैं वो तो भाई हैं या बहनें हैं, भाई बहन साथ में हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक साथ, जैसे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की हम बात करें, 7.5-8 अरब के आसपास पॉपुलेशन है, हर व्यक्ति का चेहरा क्या है, यूनिक है। उसकी जो वॉइस है, उस वॉइस की जो पिच होती है वो भी क्या होती है, अलग होती है। लेकिन यहां पर आज एआई के माध्यम से उसको भी धोखा दिया जाता है। तो आपकी वॉइस, आपके चेहरे की जो इमेज है, वो आप इसके द्वारा बनाए गए वीडियो वगैरह सब कुछ क्या है, वो यूनिक होंगे क्योंकि आपका स्पेशल चेहरा उसमें यूज किया गया है।
तो आप अपने इस आवाज का, आप अपने इस चेहरे का कॉपीराइट ले सकते हैं। कॉपीराइट मतलब अब आपने ये अपना क्या करा दिया, एक तरीके से यहां पर अधिकृत करा दिया कि ये मेरा चेहरा है, मेरी आवाज है। अब कोई भी व्यक्ति दुनिया में इसका मेरी इजाजत के बिना मिसयूज नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो डेनमार्क में कहा गया है कि ये दंडनीय अपराध होगा, दंडनीय अपराध। और इसको इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया है, परिभाषित भी किया है कि भाई किन किन चीजों को रखा जाएगा, किन किन चीजों को नहीं रखा जाएगा। सबसे पहले देखिए कि कानून में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि कोई भी आपके चेहरे, आवाज या शारीरिक हावभाव, शारीरिक हावभाव का मतलब हो गया बॉडी लैंग्वेज, उसकी नकली कॉपी बिना इजाजत के शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है। और मान लीजिए कोई कलाकार हैं, उनके गैर मौखिक या अनौपचारिक प्रदर्शन को भी सुरक्षा प्राप्त होगी। कलाकारों के लिए खास क्या होगी, ये सुरक्षा देगा, जैसे कि कोई सिंगर है, कोई अभिनेता है, उन सभी की परफॉर्मेंस और उनकी जो डिजिटल नकल की जाती है उन सबसे ये क्या देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। क्या चीजें इसमें दायरे में नहीं आएंगी, इन्होंने ये भी बताया कि कई बार क्या होता है, किसी कलाकार की मिमिक्री की जाती है, उसका कोई कार्टून बनाया जाता है जो आसानी से पता लग जाता है कि ये नकल की जा रही है, वास्तविक जैसा नहीं है। देखिए यहां पर ये समझना ध्यान से कि जब एआई डीपफेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब किसी की नकल करता है तो जो वास्तविक चीज है उसी के समान इमेज या उसी के समान चेहरा या उसकी वॉइस सब कुछ वैसा का वैसा बना देता है कि असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपने कोई मजाकिया स्तर पर कोई कार्टून बनाया है और वो आसानी से पहचान में आ रहा है कि भाई ये तो केवल क्या है, नकल की गई है, तो वहां पर ये कानून लागू नहीं होगा, वहां पर ये चीजें नहीं होंगी। व्यंग में पैरोडी जैसी चीजें, कंटेंट जो है उनमें आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, क्योंकि आप उसको दूसरों के मनोरंजन के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन किसी को धोखा देने के लिए एज इट इज सेम टू सेम चीज बना रहे हैं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी और ये क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने सुनी होंगी, जैसे कि टॉम क्रूज है, इनका डीप फेक इमेज बनाई गई। ठीक है। बहुत सारी सेलिब्रिटी, बराक ओबामा भी इसमें आए, मोनालिसा जो है। ठीक है। भारत में बहुत सारे चुनाव के दौरान ऐसे हुए, अमित शाह जी का एक बयान जो था वो क्या कर दिया गया, उनकी आवाज मिसयूज की गई डीप फेक के द्वारा और एक अलग ही स्टेटमेंट दे दिया गया। तो इस तरीके की चीजें यहां पर आती हैं। ठीक है। अब इसको लेकिन क्या है, डेनमार्क ने कहा है कि हम इसको क्या करेंगे, एक दंडनीय अपराध के रूप में रखेंगे और कॉपीराइट आपको देंगे। चलिए अब आपको समझाते हैं कि डीप फेक है क्या। डीप फेक, देखिए डीप फेक, फेक यानी नकल करना या फिर हम कहें कि कोई भ्रमित चीज बनाना। डीप का मतलब है गहराई से, आपने गहराई से किसी भी चीज की नकल की है, कोई फेक वस्तु बनाई है जो वास्तविक वस्तु के बिल्कुल ऑलमोस्ट समान है, तो वो डीप फेक टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है। डीप फेक टेक्नोलॉजी में मैं इसका मतलब आप सामान्य शब्दों में ये समझें कि कोई एक रियल इमेज, रियल ऑडियो, वीडियो है, आपने उसी के समान क्या कर दिया, दूसरी चीज बना दी, विकसित कर दी, तो वो उसको क्या कहेंगे, हम डीप फेक इमेज कहेंगे, डीप फेक ऑडियो कहेंगे, डीप फेक वीडियो कहेंगे। चलिए इसमें जो यूज किया जाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित जो मशीनें हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ तकनीकी जो चीजें हैं वो समझना, एक तो इसमें यूज हो रहा है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। फिर हम इसमें एक टर्म आती है मशीन लर्निंग, फिर एक टर्म आती है डीप लर्निंग, और फिर आती है एक जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इनका मतलब आप समझेंगे तो आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी। समझिए ध्यान से क्या है, यानी प्रयुक्त जो तकनीकें हैं वो क्या है, किसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखिए कंप्यूटर तकनीक का डेवलपमेंट हुआ। कंप्यूटर तकनीक जिसकी हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल मशीन कहते हैं, गणना करने वाली मशीनें इंसान से ज्यादा गति से वो क्या कर सकती हैं, गणनाएं करती हैं और एक्यूरेसी के साथ में गणनाएं करती हैं, फास्ट करती हैं, इसलिए वो मशीनें बहुत ज्यादा यूज में आने लगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का जो मेन जो बेस है, कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है, कंप्यूटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सीपीयू, जिसमें प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर में क्या होती है, आईसी लगी रहती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और उस इंटीग्रेटेड सर्किट में जो उपकरण लगे रहते हैं उनमें क्या किए जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। दो चीजें आप जानते होंगे, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग की जाती है, एल्गोरिथम बनाई जाती है और फिर उसके द्वारा गणनाएं की जाती हैं। प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम के आधार पर वहां पर उन मशीनों को गणना योग्य बनाया जाता है। हमने यहां पर क्या किया, जो प्रोग्रामिंग का लेवल है
एल्गोरिथम के आधार पर जो प्रोग्रामिंग का जो लेवल है उसको हम बढ़ाते गए और कंप्यूटर को बहुत फास्ट कर दिया गया, बहुत तेज गति से तीव्र गणनाएं करने योग्य बनाया गया और फिर हम सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए। सुपर कंप्यूटर कई अरब गणनाएं 1 सेकंड में करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब वैज्ञानिक ये सोचा कि भाई जो मशीन होती हैं, जैसे कि रोबोट बनाए गए, अब रोबोट के अंदर भी कोई ना कोई आप प्रोसेसर ही लगाते हैं। अगर रोबोट के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर एक ऐसा एडवांस प्रोसेसर लगा दे कि वो रोबोट दिखने में स्ट्रक्चर तो मानव जैसा आपने बना दिया, ह्यूमन रोबोट की तरह, ह्यूमन की तरह, तो उसको कहते हैं हम ह्यूमनॉइड या ह्यूमन रोबोट। अब उसके अंदर प्रोसेसिंग भी इतनी फास्ट कर दी कि वो मनुष्य की तरह सोचने योग्य बन रहा है, तो फिर उसी को क्या कहेंगे हम, आर्टिफिशियल मशीन कह देंगे। यानी कोई भी ऐसी मशीन जो एडवांस प्रोग्रामिंग के आधार पर इस तरीके से विकसित कर दी गई है कि वो मनुष्य की तरह सोचने, समझने और व्यवहार करने योग्य बन गई है, तो उसको कहेंगे हम आर्टिफिशियल मशीनरी। और इस प्रक्रिया को कहेंगे हम, इस तकनीक को कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। समझ गए आप? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो आधार है वो 2 तकनीक हैं। वो 2 तकनीक कौन सी हैं? एक तो मशीन लर्निंग है और एक क्या है, डीप लर्निंग है। चलिए, सबसे पहले आप समझेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई का ही क्या है, एक हिस्सा है। यहां पर मशीनों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उनमें प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा बड़े स्तर पर की जाती है कि ये मशीनें अब खुद से सीखने के लिए तैयार हो जाती हैं। खुद से सीखने के लिए मतलब जैसे आपने अभी इस बार कोई उनको इनपुट दिया, ठीक है साहब, वो जो इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग उसने आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब हो सकता है वो आउटपुट जनरली तो ये सही देती हैं, लेकिन कई बार मान लीजिए कोई रॉन्ग आपको क्या दे दी, इंफॉर्मेशन भी दे दी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मशीन अभी फिलहाल का जो एक्शन है उससे क्या करती हैं, सीखती हैं और भविष्य के लिए फिर आपके लिए आउटपुट पहले से तैयार करके रखती हैं। मतलब मशीन लर्निंग में मशीनों को डेटा से खुद ब खुद सीखने की क्षमता दी जाती है, बिना उन्हें हर चीज की प्रोग्राम करने की सिखाने के अलावा। यानी हर बार प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, मशीनें खुद से क्या करती हैं, सीखती हैं। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको बताएं, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपका ईमेल होता है, उसमें आपने एक तरफ तो स्पैम मेल जो है वो डाल दिए, एक तरफ आपने हजारों क्या डाल दिए, नॉन स्पैम डाल दिए। अब आपने कहा कि स्पैम जो मेल है उनको क्या कीजिए, छांटिए, तो उनमें से ये क्या कर देगी, उसको छांट कर आपको दे देगी और अगली बार के लिए खुद को क्या कर लेगी, तैयार कर लेगी ये मशीन। ठीक है, डेटा से पैटर्न सीखकर भविष्य की भविष्यवाणी करना ही मशीन लर्निंग का क्या है, उद्देश्य है। यानी जो आंकड़े हैं उनसे खुद को क्या करना, सीखना, तैयार करना। और ये सब किसके आधार पर होता है, एडवांस प्रोग्रामिंग के आधार पर होता है। चलिए, मशीन लर्निंग जब और ज्यादा गहराई में पहुंचाई जाती है तो उसका एडवांस रूप निकल कर आता है, वो कहलाता है डीप लर्निंग। अब देखिए, मशीन की हम जब बात करते हैं और इंसान की बात करते हैं, तो इंसान में और मशीन में हमेशा ये कहा जाता है कि मशीन कभी भी इंसान के स्तर पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इंसान के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, कंट्रोल इसे मस्तिष्क करता है। तो न्यूरल नेटवर्क जो हमारी मस्तिष्क में है वो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, उससे बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से सोचा जा सकता है। अगर आप मशीन लर्निंग में, यानी मशीनों को आप इतने बड़े स्तर पर क्या कर दें, विकसित कर दें कि वो डीप लर्निंग में पहुंच जाएं और मस्तिष्क की तरह जो हमारा न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है वैसे ही ये सोचने, समझने, डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएं, तो उसको कहते हैं हम डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में आप जब बात करते हैं तो यहां पर देखना, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है ये एडवांस, क्या मशीन लर्निंग का एडवांस पार्ट है। ये बड़े और जटिल डेटा से भी सीख सकता है। इसके परिणाम क्या होते हैं, रिजल्ट, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार बन रही हैं तो ये डीप लर्निंग के आधार पर है। चेहरे को पहचानना, किसी व्यक्ति के 2 चेहरे हैं उनको अलग अलग क्या करना, रिकॉग्नाइजेशन करना। वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि आपने सीरी, एलेक्सा, इनको आप बहुत से लोगों को देखा होगा, एलेक्सा प्लीज सिंग ए सॉन्ग, ये सॉन्ग छांट कर हमें बता दो, ये गा दो, या फिर एलेक्सा प्लीज स्टार्ट कंप्यूटर, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो ये सब क्या है, डीप लर्निंग का पार्ट है। बड़े डेटा और न्यूरल नेटवर्क से गहराई से सीखना ही क्या है, डीप लर्निंग कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं इमेज वीडियो रिकॉग्निजेशन, सर्च रिकॉग्निजेशन, ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन, यानी गलत चीजों को क्या करना, डिटेक्ट करना,
या भविष्यवाणी करना, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, बोलने की जो आवाज जो है उसकी क्या करना, पहचान करना, चित्र और वीडियो की क्या करना, पहचान करना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, मेडिकल डायग्नोसिस, ये सब क्या है, डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस हैं जहां पर इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, एक चीज होती है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। अच्छा, ये क्या है साहब, ये देखिए मैं चीजों को आपको रिलेट कर रहा हूं। एआई किस पर डिपेंड है, मशीन लर्निंग, और ज्यादा एडवांस फॉर्म क्या है, डीप लर्निंग। ठीक है, इनके द्वारा जिस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। और जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग करके आपके सामने कौन सी तकनीक निकल कर आती है, डीप फेक। यानी डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है इस तरीके से बाहर आई है, यानी एआई का ही क्या है, ये एक प्रकार से एप्लीकेशन है, लेकिन क्या है, दुष्परिणाम है, मिसयूज है ये। ठीक है, अच्छा, अच्छे तरीके से एआई के बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं। एआई बदनाम भी बहुत है और एआई विख्यात भी बहुत है, कुख्यात भी है और विख्यात भी है। विख्यात एआई इसलिए है कि आज आप चैट जीपीटी, ग्रोक या फिर परप्लेक्सिटी, बहुत सारी चीजें ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो आपको सेकंडों में क्या करते हैं, पीपीटी बनाकर दे रहे हैं, आपको डेटा बता रहे हैं। आज के जितने भी अखबार हैं उनकी सुर्खियां क्या हैं, आप एक बार बताइए चैट जीपीटी को, आपको बता देगा कि भाई ये सूचना आज है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की लास्ट 6 महीने में कहां यात्राएं हुई हैं, आपको पूरी डिटेल, सारे अखबारों की डिटेल एक साथ निकाल के दे देगा, और फिर आप कहो कि इसको कंक्लूजन कर दो तो कंक्लूड करके भी दे देगा। तो इसके बहुत अच्छे क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन एआई के साथ साथ क्या आ रहे हैं, मिसयूज भी आ रहे हैं, भ्रामक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने भी आ रही हैं कि साहब नौकरी जो है इससे छीनी जा रही है, नौकरी कुछ हद तक तो इससे जा भी रही है, लेकिन जनरेट भी हो रही हैं। अब इसका एक बड़ा मिसयूज जो है वो क्या है, डीप फेक है। अब देखो इसमें समझना कि जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो है वो जिस नेटवर्क का उपयोग करती हैं डीप फेक के लिए, वो है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क में दो चीज होती हैं, एक तो होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। एक तो होता है जनरेटर यानी उत्पन्न करने वाला, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर यानी विभेद करने वाला। क्या मतलब हुआ, समझना इस चीज को ध्यान से देखिए। यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, जनरेटर मशीन का एक पार्ट है, ठीक है साहब। इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी इमेज, वीडियो वगैरह जो है, जो रियल कोई इमेज है, मान लीजिए जैसे ये समझो एक रियल इमेज है और इसकी फेक इमेज आपको बनानी है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, जनरेटर को इस रियल इमेज को देंगे कि भाई ये जो रियल इमेज है ये, इसकी आपको फेक इमेज बनानी है। तो जनरेटर इसकी फेक इमेज क्या करेगा, बनाएगा। जनरेटर इसकी फेक इमेज बनाएगा और इस फेक इमेज को जो जनरेट की है इसने, इसको किसके पास भेजेगा, डिस्क्रिमिनेटर के पास भेजेगा। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटर से पूछेगा कि भाई जो मैंने बनाया है, इस रियल इमेज का मैंने फेक इमेज बनाई है, ये फेक इमेज कितनी सही है, कितनी सही है। तो डिस्क्रिमिनेटर को इसमें अंतर करने के लिए रियल इमेज भी पहुंचनी चाहिए। तो इसके पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें रियल इमेज इसके पास है, और इसने जो फेक इमेज भेजी है वो भी भेजी है। इन दोनों को ये कंपेयर करता है। अगर ये इसके द्वारा बनाई गई जो फेक इमेज है रियल इमेज के बिल्कुल आसपास पहुंच गई तो ये क्या करेगा, यस। और अगर नहीं है तो क्या करेगा, इसको क्रॉस कर देगा कि भाई अभी आपकी जो इमेज है वो रियल इमेज के आसपास नहीं है, और फिर इसको वापस डेटा भेज देगा कि अभी इसमें सुधार की क्या है, जरूरत है। ठीक है, फिर ये दोबारा से क्या करेगा, इमेज बनाएगा, और फिर वही प्रोसेस, इसके पास दोनों इमेज जाएंगी, फिर ये अंतर करेगा। कुल मिलाके इन दोनों में कंपटीशन चलता है, प्रतिस्पर्धा चलती है। कैसी प्रतिस्पर्धा, जनरेटर कोशिश करता है कि मैं रियल इमेज के एग्जैक्टली सेम इमेज बना दूंगा, डिस्क्रिमिनेटर कहता है कि तू कितनी सेम बनाने की कोशिश कर, मैं कुछ ना कुछ अंतर उसमें निकाल दूंगा। लेकिन जब एग्जैक्टली सेम इमेज बन जाती है तो डिस्क्रिमिनेटर हार जाता है, यानी ये इस गेम को क्या करेगा, हार जाएगा। और कौन जीत जाएगा, जनरेटर। इसी को कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। जब इस स्थिति में कोई इमेज, ऑडियो, वीडियो पहुंच जाता है तो समझ लीजिए आपकी इमेज या ऑडियो वीडियो की एग्जैक्ट क्या हो चुकी है, नकल हो चुकी है। इसे कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। आप सोचिए ये कितनी खतरनाक हो सकती है कि आप जो बोल रहे हैं, आपने कोई सेंटेंस दिया, अब हम तो चलो फिर भी क्या है,
एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी कंपनी का सीईओ कोई मान लीजिए कोई सूचना प्रदान कर रहा है और डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा उसके अपोजिट कोई सूचना फैला दी जाए, सेंसिटिव न्यूज फैला दी जाए, तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए एक बार नहीं, अलग अलग जगह पर कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि भारत में या पूरी दुनिया में एआई का जो दुष्परिणाम डीप फेक टेक्नोलॉजी के रूप में आ रहा है उसको हर हाल में रेगुलेट किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, और डेनमार्क ने इसकी क्या की है, शुरुआत कर दी है, इनिशिएटिव लिया है। चलिए अब यहां पर आपको यह भी बता दें कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जिसमें जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर होते हैं, क्या क्या कर सकता है। आपका 100% नकली चेहरा बना सकता है। ठीक है, आपकी जो आर्ट, पेंटिंग वगैरह जो कुछ भी है उनकी सेम कॉपी तैयार कर सकता है। इमेज एनहांसमेंट यानी लो क्वालिटी फोटो है उसको एचडी में कन्वर्ट कर सकता है। मेडिकल रिसर्च जो है उनमें आपकी क्या कर सकता है, रियल लुकिंग एमआरआई स्कैन्स बना सकता है। तो आपकी एमआरआई की नहीं गई, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। नकली वर्चुअल दुनिया बना सकता है, आपकी जैसी आवाज बनाकर कुछ भी बोलवा सकता है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम आपकी ऑडियो वीडियो जो है उनकी सेम टू सेम कॉपी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी में। कुछ और टर्म इसमें आती हैं जैसे कि फेस स्वैप, किसी वीडियो में एक व्यक्ति के चेहरे की जगह किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा लगा देना। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, कई सारे ऐसे ऐड देखे होंगे जो ऐड पहले से चले आ रहे थे, लेकिन अब किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा लगाकर उसमें, जैसे राहुल गांधी जी के बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल होते हैं, प्रधानमंत्री के हमारे के बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल कर दिए गए हैं। ठीक है, वॉइस क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब हुबहू कॉपी बनाना, तो आपकी आवाज सेम टू सेम बना दी, उसको कहेंगे वॉइस क्लोनिंग। सोर्स वीडियो मैनिपुलेशन, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को ऐसा दिमाग दिखाना, व्यक्ति को ऐसा दिखाना कि वह कुछ कह या कर रहा है जबकि वास्तव में उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, कुछ किया नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं। अच्छा, इनकी पहचान करने के लिए आपको यह भी बता दें कि एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और सेंसिटी एआई, इनके द्वारा इस डीप फेक को पहचानने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं जो आसानी से डीप फेक इमेज, वीडियो या ऑडियो को पहचान सकते हैं। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर भी बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसा अगर आपको मान लो डीप फेक इमेज को या किसी भी चीज को, ऑडियो वीडियो को पहचानना है, तो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर, जैसे कि आप चेहरे को बिगाड़कर या फिर पलकों को झपकाकर ऑडियो वीडियो का मेल जो है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप पहचान नहीं पाएंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि भारत में डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई नियम कानून है क्या। तो देखिए, कोई स्पेशल कानून ऐसा भारत में नहीं है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी या डीप फेक को कंट्रोल करता हो, लेकिन भारत में कुछ ऐसे नियम ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं जिनके तहत आप डीप फेक को ला सकते हैं और जो व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, उसको आप सजा दिलवा सकते हैं। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000, इसमें डिजिटल माध्यमों से छद्मवेश और धोखाधड़ी को लक्षित करने का क्या है, प्रावधान है। इसके अलावा इसकी जो कुछ धाराएं हैं 67, 67A, 67B के अनुसार यदि डीप फेक सामग्री अश्लील है, उसमें यौन स्पष्टता यानी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, तो इन धाराओं के तहत आप उसकी प्रसारण को रुकवा सकते हैं और उस व्यक्ति पर क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो धाराएं हैं इनको आप याद रखें, इनके तहत अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। फिर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, इसमें ये अलग से क्या मेंशन किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की इमेज, उसकी वॉइस या उससे संबंधित कोई भी कंटेंट है, अगर उसको मॉर्फ किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है, तो उस व्यक्ति की पहचान चुराई गई है, तो सूचना मिलने पर तुरंत उसे हटाया जाए, तुरंत उसे क्या किया जाए, हटाया जाए। यानी ये किसके लिए आदेश है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आदेश है कि अगर आपको ये पता लगता है तो तुरंत उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब एक और चीज आप समझना कि पूरी दुनिया में
डीप फेक टेक्नोलॉजी 2024 की हम बात करें, कितने परसेंट डीप फेक के केस आए, कितने परसेंट इसके केस जो है बढ़े हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो जैसे अमेरिका की बात करें हम, यूएसए में 303% के आसपास अमेरिका में ये केस जो है सामने आए। मैक्सिको में 500% केस बढ़ गए, जो पहले केस थे उनकी तुलना में। 2024 की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यहां पर डीफेक का जो उपयोग मिला वो कहां पर मिला, चाइना में 2800% यहां पर क्या हुआ है, बढ़ा है। भारत में 280% के आसपास, इंडोनेशिया में 1550%, हांगकांग जो है उसमें 1000%, ठीक है, टर्की में भी 1533%। यानी ये वो देश हैं जो डीप फेक के क्या रहे हैं, शिकार रहे हैं। विशेषतः इलेक्शन के टाइम पर ये ज्यादा हुआ है। ठीक है, कई देशों में तो इलेक्शन के बिना भी बहुत ज्यादा इनका उपयोग किया गया, लेकिन इलेक्शन के समय पर ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। भारत में इलेक्शन के समय बहुत सारे डीप फेक वीडियो ऑडियो लाए गए। जैसे कि एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था, अमित शाह जी जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट था कि अगर भाजपा सरकार बनेगी तो इसके आगे वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनका डीप फेक वीडियो ऑडियो बनाया गया और उसमें कहा गया कि गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देगी। तो ये काफी खबरों में रहा, सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री जी के भी कई वीडियो बने हैं। ठीक है, अब देखिए आप कॉपीराइट अधिनियम 1957 की हम बात करें, यहां पर कॉपीराइट वाली जो छवि जो होती हैं और वीडियो को बिना अनुमति के उपयोग करते हैं तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू होगा। यानी कॉपीराइट के अधीन किसी व्यक्ति ने कॉपीराइट करा रखा है कोई इमेज का, कोई वीडियो का, तो फिर आप क्या है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत आप क्या है, दोषी पाए गए हैं। ठीक है, यह अधिनियम किसी भी ऐसी सामग्री के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो। जैसा कि मैंने कहा था कि आप कॉपीराइट करा सकते हैं संगीत में, साहित्य में, कला में, कहीं भी, तो उन सब का आपको जब कॉपीराइट मिला हुआ है तो आप किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं अगर वो उसका क्या करता है, मिसयूज करता है। तो एक यहां पर सर्ट इन भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ये बनाया गया है। इसके तहत सर्ट इन ने डीपफेक खतरों को लेकर सलाह और दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करके व्यक्ति और संस्थान अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यानी यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं सरकार के माध्यम से। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C बनाया गया है। देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डीपफेक सहित साइबर अपराधों से निपटने में सहायता करता है। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनके तहत आप डीपफेक कोई भी कंटेंट है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं और सामने वाले को सजा दिलवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा डिसीजन डेनमार्क ने लिया है वैसे डिसीजन दुनिया के बाकी देश भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति का, किसी महिला के चेहरे का उपयोग करके किसी गलत जगह पर कंटेंट में, अश्लील कंटेंट में उपयोग करना, या फिर किसी नेता या अभिनेता या कोई भी सेलिब्रिटी की आवाज का उपयोग करके गलत मैसेज, भ्रामक मैसेज उसमें समाज में फैलाना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए इन पर कॉपीराइट्स जैसी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।